44 नंबर का बोला है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। देखिए सर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 24√3, बोला परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है सर। और क्षेत्रफल दिया है हम लोगों को 24√3। तो ये भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए √3 कट जाएगा, 4 इधर गुना होगा तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 24 चौका 96। तो जरा सा गौर करिएगा, यानी भुजा बराबर हो जाएगा सर यहाँ से √96। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4√6 आ जाएगा। भुजा निकल गया सर समबाहु त्रिभुज का। बोला बताइए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। तो जरा सा गौर करिएगा, परिमाप हम लोगों से पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। तो यहाँ पे हम लोग 3 गुना भुजा मालूम है 4√6। जब इसको हल करिएगा सर तो आ जाएगा 12√6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 45 नंबर का सवाल सुनिएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितने लोग हैं? जैसा गौर करिएगा, एक कोई व्यक्ति है, 45 नंबर का सवाल है, एक कोई व्यक्ति है दोनों ओर से, इधर से भी ये 14वां स्थान पे है और इधर राइट साइड से भी ये 14वें स्थान पे है। बोला टोटल कितना आदमी है? तो जरा गौर करिएगा सर, जब इधर से ये 14वां व्यक्ति है और इधर से भी 14 है तो यहां से लेके यहां तक में 14 आदमी होगा, 14 मेन होगा। देखिए सर जरा सा, और यहां से ये 14वां मेन है, यानी यहां से लेके यहां तक 13 आदमी होगा। तो यहां से 13 मेन इधर होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 14, यहां से लेके एक पीछे तक 13 में, तो दोनों को जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा टोटल आदमी 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 46 नंबर का है। बोला एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई का पता लगाए। जरा सा गौर करिएगा सर, सवाल है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है, 90 मीटर लंबी ट्रेन है और बोला है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। चाल दिया है सर हम लोगों को, बोला 15 सेकंड में पुल को पार कर जाती है, तो बोला है बताइए पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो जैसा गौर करिए, जो जो डाटा हम लोगों को दिया है सबसे पहले उसको बोर्ड पे लिखते हैं। देखिए जैसा यहाँ पे 46 नंबर का सवाल है, बोला है 90 मीटर ट्रेन की लंबाई हम लोगों को दिया है, ट्रेन की लंबाई हम लोगों को दिया है 90 मीटर और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिया है सर हम लोगों को 15 मीटर प्रति सेकेंड। जैसा गौर करिएगा, टाइम दिया है हम लोगों को, बोला है 15 सेकेंड में पुल को पार करती है। तो जैसा गौर करिएगा सर, जो इसे ये पुल है, मान लीजिए ये क्या है, पुल है, ये ट्रेन है। पुल देखिए पार करना यहां से स्टार्ट करता है, मान लीजिए ये दिल्ली में कहीं भी है, पार करना जब इसका मुंह और इसका छोर मिलेगा तब से पार करना स्टार्ट करता है सर। देखिए जरा सा, पार करना यहां से स्टार्ट किया, पार कर रहा है, पार कर रहा है, देखिए जैसा पार कर रहा है, पार कर रहा है, पार कर रहा है, पार कर रहा है, पार कर गया। तो सर पार तो कर गया, लेकिन पार करने के चक्कर में कितना दूरी तय किया वो, तो यहां से लेके यहां तक दूरी तय करना पड़ा उसको, यानी ये ट्रेन प्लस पुल दोनों के लंबाई को तय किया होगा तब पार हो गया होगा। अभी जस्ट आपने देखा है, जैसे पुल को पार करवा रहे हैं, देखिए पार कर रहा है, पार कर रहा है, पार कर रहा है, अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। इसको पार करने के चक्कर में ट्रेन का मुंह यहां से यहां तक पहुंच गया, मतलब अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जितना दूरी तय किया होगा। ये 15 मीटर पर सेकंड के चाल से 15 सेकंड में जो पार किया, यानी 15 सेकंड में सर ये टोटल दोनों की लंबाई के योग जितना दूरी तय किया होगा, यानी इतना दूरी तय किया, यानी ट्रेन प्लस पुल की लंबाई 15 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड में यहां पहुंचा सर।
तो 4 गुना समय करेंगे तो यहां से यहां तक का दूरी पता चलेगा। तो ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड गुना हो जाएगा 15 सेकेंड। देखिए सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, 15 15 होता है 225 मीटर। ये हो गया ट्रेन प्लस पुल की टोटल लंबाई। और ट्रेन की लंबाई दिया हम लोगों को, तो बोला पुल की लंबाई कितना होगा। तो देखिए जरा सा, पुल की लंबाई निकालना है। अगर टोटल लंबाई में से ट्रेन की लंबाई माइनस कर दीजिएगा तो पुल की लंबाई निकल जाएगा। तो 225 माइनस 90, तो आंसर आ जाएगा सर यहां से हम लोगों का 135 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले सवाल पे सवाल सुनिए। बोला है एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी को वापस 16 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से गति से दौड़कर आता है। तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो जरा सा गौर करिएगा सर, सवाल सुनिए। एक बोला है एक आदमी जो है 4 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से 3 घंटे तक दौड़ता है। तो चाल दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है 4 किलोमीटर प्रति आवर और 3 घंटे तक दौड़ा। 3 घंटे तक दौड़ा तो टाइम हम लोगों को दिया है 3 आवर। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3 आवर में ये कितना दूरी सफर किया होगा। चाल दिया है, समय दिया है, तो पता चल जाएगा कितना दूरी सफर किया होगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा सर, यहां से दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो 4 किलोमीटर प्रति आवर गुना 3 आवर, आवर आवर कटेगा तो यानी वो दूरी होगा 12 किलोमीटर का दूरी होगा। अब बोला है उधर से उतना ही दूरी मतलब सर वही 16 किलोमीटर दूरी, सॉरी 12 किलोमीटर दूरी को बोला 16 के चाल से आएगा तो कितना समय लगेगा। यानी सर इधर से जो वो रिटर्न होगा वो 16 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से रिटर्न होगा। बोला कितना समय लगेगा। हाँ, तो दूरी तो हम लोगों को पता ही है 12 किलोमीटर है और 16 के चाल से आएगा तो चाल मालूम है, कितना दूरी सफर करना है ये मालूम है, तो समय निकल जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा, यहाँ पे समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हम लोगों का है 12 किलोमीटर और आएगा 16 के चाल से, यहां हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 3/4 आवर। तो सर इसको मिनट में आप बदलिएगा तो 3/4 गुना 60 हो जाएगा। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया तो 15 चौका 60, 15 तिया 45 मिनट आंसर हो जाएगा। यानी पता चल गया सर हम लोगों को अगर 16 के चाल से रिटर्न होगा तो उसको 45 मिनट समय लगेगा। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा। बोला है एक संख्या का 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या कौन सा होगा। एक संख्या का 2/3 का 1/4 100 है तो बोला वह संख्या कौन सा होगा। जैसे बोलेंगे सर हम कि हम 20 हैं और आप 5 हैं, हम बोलेंगे आपका दुगुना का दुगुना, आपका दुगुना 10 और 10 का दुगुना 20 है। वो तो है ही है सर। यानी इसमें कहने का मतलब है हम आपके दुगुना का दुगुना है, मतलब हम आपके दुगुना का दुगुना के बराबर है। ये बराबर नहीं बोलता, आप लोगों को समझ जाना है सर। यानी हम आपका दुगुना का दुगुना के बराबर है ना सर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक संख्या है तो वो संख्या को हम लोग मान लेते हैं x, संख्या को हम लोगों ने x मान लिया। क्वेश्चन क्या बोला, इस संख्या का 2/3 का 1/4 100 है। तो इस संख्या का 2/3 का 1/4 100 है, मतलब संख्या का 2/3 का 1/4 100 के बराबर है। देखिए 2 दूना 4 तो 3 दूना 6 उधर गुना होगा, यानी आंसर हो जाएगा वो संख्या 600 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में पहले सवाल सुनिएगा। 49 नंबर का सवाल है, बोला साइन थीटा बराबर √3/2 टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। साइन थीटा बराबर सर हम लोगों को दिया है √3/2, साइन थीटा बराबर दिया है √3/2, बोला टेन थीटा बराबर कितना होगा। तो आप जानते होइएगा साइन थीटा में ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसको हम लोग √3/2 को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। जरा सा गौर करिएगा, साइन साइन कटेगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री।
यही थीटा का वैल्यू इधर रख देंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अगले सवाल 50 नंबर का सवाल सुनिएगा सर। बोला एक वस्तु को 3735 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपये में बेचे ताकि 10% का लाभ हो। 3735 रुपया में बेचा तो 10% का हानि हुआ है। बोला कितना में बेचे ताकि 10% का लाभ हो। तो जैसा गौर करिएगा सर, जब भी लाभ या हानि होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। सबसे पहले हम लोगों को क्रय मूल्य मालूम करना पड़ेगा। गौर करिएगा, यहाँ पर 50 नंबर का सवाल है सर। ये क्रय मूल्य को हमने x रुपया मान लिया, क्रय मूल्य बराबर हमने x रुपया माना, और जो भी क्रय मूल्य होता है सर वो अपने आप में 100% पहले से रहता है। अब क्या बोला कि 10% हानि पर बेचा 3735 में, 3735 में सर बेचा, लेकिन 10% लॉस लग गया, यानी 10% कम में बिका होगा। यानी सर देखिए ये क्रय मूल्य है अपने आप में 100% और 10% हानि पर बिका यानी कम में बिका, यानी क्रय मूल्य का 90% पर बिका होगा। लेकिन बिका कितना में? 3735 में, यानी x का 90/100 बराबर हो जाएगा 3735। ये जीरो कटेगा, 9 चौका 36, 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 4150 रुपया। देखिए सर क्रय मूल्य हम लोगों को निकल गया। अब बोला है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। सर 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो 10% अधिक करके बेचना पड़ेगा। अधिक किससे? क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% पहले से है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना करना पड़ेगा आप लोगों को? 10% लाभ कमाना है तो जो क्रय मूल्य है वो 100% है, 10% लाभ कमाना है तो 10% अधिक करके बेचना पड़ेगा, यानी इसके 110% पर बेचना होगा। तो देखिए परसेंट उड़ेगा तो 00 कटेगा, यानी आंसर आएगा 11 पचे 55, 11 कम 11, 11 5 16, 11 चौका 44, 44 1 45, यानी सर उसको कितना में बेचना होगा? 4565 रुपया में बेचना होगा। ठीक है, आज इस सवाल में 51 नंबर का सवाल सुनिएगा सर। सवाल है कि 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 15.5 है। बोला बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य का पता लगाए। तो देखिए सर एक लड़का जो है 20 निरीक्षणों का मान 15.5 निकाल के एग्जाम से घर चला आया। घर जब चला आया तो उसको पता चला कि एक निरीक्षण 24 के बजाय 42 पढ़ लिया था। आप सोचिए सर, जब एक संख्या को 24 के बदले 42 पढ़ के औसत निकाला तो औसत तो गलती ही निकला होगा। बोला सही औसत क्या होगा? तो जैसा गौर करिएगा, सही औसत निकालते हैं हम लोग। 20 निरीक्षण है तो निरीक्षण 1, निरीक्षण 2, निरीक्षण 3 ... निरीक्षण 20। ये 20 निरीक्षण का माध्य मतलब औसत अंक दिया है सर हम लोगों को, औसत माध्य दिया है 15.5। बोला उसमें से एक संख्या ऐसा है जिसको 24 के बदले 42 पढ़ लिया था, 24 के बजाय 42 पढ़ लिया था, तो सही औसत। देखिए सर सही औसत निकालने के लिए सही योग निकालना पड़ेगा हम लोगों को। सही योग कैसे निकलेगा देखिए जैसा, सही औसत निकालना है तो देखिए जब ये 20 निरीक्षणों का औसत 15.5 निकाला, औसत मतलब होता है पर बडी, यानी पर बडी का मान 15.5, 15.5, 15.5, 15.5 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 20 गुना 15.5। ये सर 20 का योग कितना निकाला होगा वो पता चल गया। अब ये योग गलती है, क्यों? क्योंकि 24 को 42 पढ़ लिया था वो, तो जो सर गलती से पढ़ लिया उसको इसमें से माइनस कर देंगे और जो सही होना चाहिए था उसको इसमें जोड़ देंगे तो सही योग निकल जाएगा। बोला 24 को 42 पढ़ लिया तो 42 गलती से पढ़ा था सर, तो 42 को हम लोग माइनस कर देंगे और सही में होना चाहिए था उसके जगह 24।
ये देखिए, ये योग में हम लोगों ने जो गलती किया उसको माइनस कर दिए, जो सही होना चाहिए था उसको जोड़ दिए, तो ये उन 20 संख्याओं का सही योग निकल गया। और सही योग में सही डाटा से भागा दीजिएगा तो सही औसत निकलेगा। अब ये 20 का योग है सर, अब 20 से भागा दे देंगे तो सही औसत निकल जाएगा और आंसर हो जाएगा आप लोगों का 14.6। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो फिर समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। अगला सवाल सुनिएगा 52 नंबर का सवाल है, वह उस मूलधन का पता लगाए जो साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता। 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता, यानी 1000 रुपया सर मिश्र धन है, क्योंकि आज जो आप 500 रुपया लगाए, अगर 2 साल के बाद 700 रुपया हो जाता है तो वो 700 रुपया आपका मिश्र धन होता है, यानी मूलधन जो धन आपने लगाया और जो ब्याज मिला वो जुड़कर दिखाता है आपके एटीएम कार्ड से। तो यहां पर बोला है उस मूलधन को ज्ञात करिए, साधारण ब्याज के 8% दर से 9 महीने में 1000 हो गया, 9 महीने में 1000 हो गया, तो ये 1000 से क्या है, मिश्र धन है। तो हम लोगों को मूलधन पूछा, जरा सा गौर करिएगा। तो मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन को हम लोग P मान लेते हैं, और देखिए रेट दिया हम लोगों को 8%, तो 8% हमने इसकी जगह लिखा। 9 महीना टाइम दिया है सर 9 महीना, तो 9 महीना को हम लोग वर्ष में बदल लेंगे, तो 9/12 माह वर्ष हो जाएगा, यानी 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4 ईयर्स होगा। आप जरा सा गौर करिएगा, आगे बोला है 9 महीने में 1000 रुपया हो जाती है, यानी हम लोगों को मिश्रधन कितना दिया है, 1000 रुपया। मिश्रधन बराबर 1000 रुपया हम लोगों को दिया गया है। तो बोला धन ज्ञात करिए। सबसे पहले तो ये देखिए सर, जब ये P रुपया लगाया और 3/4 वर्षों में 1000 हो गया मिश्रधन, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो पता चलेगा ब्याज कितना का मिला होगा, यानी ब्याज मिला होगा सर ये 1000 में से आप मूलधन को घटा दीजिएगा तो ये ब्याज को दर्शाता है। और साधारण ब्याज के केस में ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या होता है सर, 100 होता है। तो ब्याज हम लोगों को पता है 100 माइनस P हो जाएगा, और मूलधन हम लोगों को पता है P, और समय हम लोगों को पता है 3/4, और रेट हम लोगों को पता है 8/100 हो जाएगा। जब इसको सर आप सॉल्व करिएगा तो आपको P का वैल्यू निकलेगा 943.396। इसको सर हम अप्रोक्स लिख सकते हैं 943.40 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगले 53 नंबर का बोला 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है और 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात करिए। तो देखिए सर, जब भी भाप बनता है, अगर 6 लीटर मिश्रण में कुछ चीनी होगा, भाप बन के जो उड़ेगा तो ओनली पानी उड़ता है, चीनी की मात्रा जितना पहले था भाप के उड़ जाने के बाद भी उतना ही चीनी रहेगा। समझ में आ रहा है ना बात। अभी बोला कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है सर, 5 लीटर घोल में 6% चीनी है, यानी चीनी कितना होगा, गौर करिएगा जरा सा। 5 लीटर में 6% चीनी है, तो चीनी की मात्रा बराबर हो जाएगा 5 का 6%। ये देखिए 5 20 है 100, 2 3 6, 0.30 लीटर उसमें केजी चीनी होगा। अब बोला है कि 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो सर 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो मिश्रण था 5 लीटर, 1 लीटर भाप बन गया तो बचा कितना, 4 लीटर। तो देखिए सर, शेष मिश्रण बचा है आपका, मिश्रण मतलब चीनी और पानी का, शेष मिश्रण बचा हुआ है उसमें 4 लीटर। अब इस 4 लीटर में सब ओनली पानी उड़ा होगा, और चीनी जितना पहले था अब भी चीनी उतना ही होगा। अब चीनी कितना होगा सर उसमें, तो चीनी बराबर हो जाएगा 0.30 लीटर या केजी कह लीजिए आप।
तो बोला उसमें 4 लीटर मिश्रण में कितना प्रतिशत चीनी है, प्रतिशत चीनी निकालना है। जरा सा गौर करिएगा, प्रतिशत चीनी बराबर, तो चीनी कितना है उसमें 0.30 चीनी गुना 100 बटे कितना में 4 में, तो 4 में इतना चीनी बचा हुआ है, तो ये पॉइंट उड़ाइएगा, नीचे डबल जीरो आ जाएगा, 0 0 कटेगा, 2 दूना 4 15, ये लिए हो जाएगा 7.5% चीनी और उसमें बचा हुआ। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा, ये आपका 54 नंबर है। बोला ए और बी के वेतनों का योग 2500 रुपया है और बोला अपने वेतन का 75% खर्च करता है और बचत का अनुपात 14:11 है, उनमें उनके वेतनों का पता लगाए। जरा सा गौर करिएगा 54 नंबर का। बोला दो भाइयों के वेतनों का योग 25,000 है। हाँ, तो पहला भाई का वेतन हमने x माना, पहला का वेतन हमने x माना, तो सर दूसरा का वेतन कितना होगा? जब दोनों भाई का वेतनों का योग 25,000, एगो का 2,000 वेतन तो दूसरा का 23,000 होगा, तो दोनों भाइयों के वेतनों का योग 25,000 है। एक भाई का वेतन x, तो दूसरा भाई का वेतन 25,000 माइनस x हो जाएगा। जरा सा गौर करिएगा, इसका दूसरा का वेतन, अब बोला दोनों 75% खर्च करता है और दिया है सर दोनों के बचत का रेशियो। ये दोनों भाई के बचत का रेशियो दिया है, जरा सा गौर करिए, दोनों भाई के बचत का रेशियो दिया हम लोगों को 14:11। ये दोनों भाई के बचत का रेशियो है, तो सर हम लोग लेफ्ट साइड भी यही प्रयास करेंगे कि दोनों के बचत का रेशियो आ जाए। तो देखिए, तो ये भाई x कमाता है और ये 75% खर्च किया, तो अपनी आय का 25% बचाता होगा, क्योंकि सर जो भी वेतन है वो 100% है और ये 75% खर्च कर दिया, तो 100 में से 75 खर्च हुआ, बचा कितना 25%। और दूसरा भाई 25,000 माइनस x कमाता है, ये भी 75% खर्च करता है, तो 100 में से 75 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, इसका 25% बचा होगा। देखिए सर, बट्टा मतलब रेशियो, ये हो गया पहला भाई का बचत, दूसरा भाई का बचत, दोनों बचतों का रेशियो है और ये भी दोनों भाई के बचत का रेशियो ही है। सर यहां से जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको 14,000 रुपया। जब x का वैल्यू 14,000 आ जाएगा तो दूसरा का भाई का वेतन कितना हो जाएगा 11,000 रुपया। तो ये हो गया दोनों भाइयों का वेतन निकल गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल में, अगला सवाल सुनिएगा 55 नंबर का। बोला है 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकता है, तो 15 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा? तो 10 पुरुष सर 8 दिन में खुदाई कर लेता है, अब बोला 15 पुरुष कितना दिन में करेगा, यानी आदमी बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। जरा सा गौर करिएगा, 55 नंबर का सवाल है। बोला 10 में नहर की खुदाई 8 दिन में करता है। आप सोचिए सर, 10 आदमी रोजे रोज काम करता है तो 8 दिन में नहर खुदाई होता है। अगर एक ही आदमी रोजे रोज काम करे तो कितना दिन में काम समाप्त होगा? एक आदमी नहर की खुदाई 8 गुना 10 बराबर, तब 80 दिन लग जाएगा। एक आदमी करेगा तो 80 दिन में, अब बोला 15 आदमी रोजे रोज काम करे तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 15 आदमी ज्यादा है तो समय कम लगेगा, यानी बट्टा। जैसा गौर करिएगा, 80 बट्टे 15, 5 तिया 15, 16 पंचे 80। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 5.33 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सवाल सुनिएगा। बोला यदि नंबर 3, 6, 7, x 15, 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है, उसका माध्य 15 है, तो x का वैल्यू पूछा है सर। माध्य मतलब औसत, दिए गए संख्याओं का औसत दिया है और हम लोगों से x का वैल्यू पूछा है। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल। देखिए डाटा है 3,
6 7 x 11 देखिए 15 और आगे है 19 20 25 और आगे है 28। देखिए सर ये सारे डाटाओं का औसत हम लोगों को दिया है 15 दिया है, बोला है x का वैल्यू बताइए। तो जैसा गौर करिएगा सर औसत बराबर होता है, आप जानते होइएगा सभी डाटाओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा कितना है सर, यहाँ पे डाटा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दसों का योग अब बट्टा 10 करेंगे तो औसत निकलेगा। तो देखिए सर यहाँ पे 3 + 6 + 7 + x + 15 + 19 + 20 + 25 + 28, ये दसों का योग बट्टे 10 कर देंगे तो ये दसों का औसत निकल गया और 15 भी ये दसों का औसत ही है। तो सर औसत बराबर हम लोग औसत कर देंगे, ये सबको जोड़िएगा तो ऊपर में आ जाएगा 134 + x बटा 10 हो जाएगा। ये 10 इधर गुना होगा तो 150 बराबर हो जाएगा 134 + x। तो x का वैल्यू जब यहां से निकालिएगा सर आप लोग तो आंसर आ जाएगा 16। सिंपल है, आसान है। दसों का योग बटे 10 करिएगा तो दसों का औसत निकलेगा और क्वेश्चन बोला दसों का औसत 15। जब सर दोनों औसत को ही दर्शा रहा है हमने बराबर करके x का अंकों की दो संख्याएं का गुणनफल 2160 है, बोला दोनों का एलसीएम 180 है तो दोनों संख्या कौन कौन होगा। तो जैसा गौर करिएगा 2 अंकों वाली दो संख्या है सर, 2 अंकों वाली संख्या कौन होता है, जैसे 56 2 अंकों वाली है, 68 2 अंकों वाली है, 72 2 अंकों वाली है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से 2 अंकों वाली दो संख्या है, बोला दोनों का एलसीएम दिया हम लोगों को 2160, सॉरी गुणनफल 2160, एलसीएम दिया 180, बोला दोनों संख्या कौन कौन होगा। देखिएगा जरा सा 57 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला संख्या है ये दूसरा है, ये दोनों का एलसीएम गुणनफल दिया है पहला गुना सेकेंड। देखिए सर दोनों का गुणनफल दिया है पहला गुना सेकेंड बराबर दिया हम लोगों को 2160, ये दोनों का एलसीएम दिया है 180 दिया है। सर हम ये पता करेंगे दोनों का एलसीएम 180 दिया है तो दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हम जानना चाहते हैं। एलसीएम 180, एचसीएफ कितना होगा दोनों का। तो आप जानते हैं दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, फॉर्मूला होता है यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है सर एलसीएम गुना एचसीएफ। जैसा गौर करिएगा यहाँ तो दोनों का गुणनफल दिया 2160, एलसीएम है 180 और गुना एचसीएफ नहीं पता हम लोगों को, काटिएगा इसको तो 18 कम 18 18 दूना 36, 18 कम 18 18 दूना 36, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 12, एचसीएफ 12 निकल गया। अब बोला दोनों संख्या का एलसीएम पता है, दोनों का एचसीएफ पता है, बोला वो दोनों संख्या कौन है। तो सर यहाँ के बाद हम लोगों को बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ऐसा दो संख्या कौन है जिसका कि एलसीएम 180 और एचसीएफ 12 होता हो। तो चलिए सर पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग बाय ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन है आपका 72 और 30। तो देखिए सर ये दोनों का एचसीएफ 12 नहीं होता है क्योंकि 12 इस संख्या को नहीं काट रहा है, क्योंकि एचसीएफ दी गई संख्याओं को काटता है पूर्णतः, तो एचसीएफ तो इसको नहीं काट रहा है तो इसलिए ये तो संख्या हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, दूसरा ऑप्शन है 36 और 60। तो हम ये देखना चाहेंगे सर क्या इन दोनों का एचसीएफ 12 और एलसीएम 180 हो जाता है, एलसीएम को दी गई संख्या काटता है। हाँ तो इसको 36 भी काट रहा है और 60 भी काट रहा है, हाँ ये एलसीएम है, दोनों का एलसीएम है। और एचसीएफ दी गई संख्याओं को काटता है तो 12 3 36 12 5 60, हाँ यही वो दोनों संख्या है जिसका एलसीएम 180 और एचसीएफ 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी 58 नंबर का क्वेश्चन बोला 198 और 78 का एचसीएफ ज्ञात करिए। गौर करिए सर हम लोगों को दो संख्या दिया है 198 और 78, दोनों का एचसीएफ पूछा है। तो देखिए जरा सा दोनों को हल करेंगे हम लोग, दोनों को 198 दिया है पहला संख्या, दूसरा संख्या दिया 78। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो 198 को तोड़िएगा
तो 2 से तो 2 9 18, 2 9 18, 3 से कटेगा 33 तिया 99 और 3 से कटेगा 11 तिया 33, सही है ना। 2 9 18, 2 9 18 तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 हो जाएगा। अब देखिए सर 78 को हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से 13 तिया 39, ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। अब हम लोगों को जानना है एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ सर जो दोनों में मिलेगा वो एचसीएफ में आता है। तो 1 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी एचसीएफ तो कोई मिल नहीं रहा है दोनों में, यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 और गुना 3, एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अगले सवाल में सवाल है कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा को 70 अंक प्राप्त हुआ है तो उसने कितने सही सवाल किए। जरा सवाल करिएगा सर, 25 सवाल है, एक सवाल सही होता है तो 4 अंक मिलता है और एक अगर गलत होगा तो सही में से 2 अंक काट लिया जाएगा। तो गौर करिए, जब 25 सवाल था, अगर 25 का 25 सही हो गया होता तो उसको 100 मार्क मिलना चाहिए था, लेकिन मात्र उसको 70 अंक मिला। यानी सर इससे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ सवाल वो गलती किया होगा तब ना अंक घटा। गौर करिए जरा सा, यहाँ पे देखिए 59 नंबर का सवाल है सर। टोटल हम लोगों को सवाल दिया है, उसमें टोटल सवाल है 25। तो इसमें से मान लेते हैं कि वो सही किया होगा, x क्वेश्चन सही किया होगा। जब x क्वेश्चन सही किया होगा तो गलत कितना क्वेश्चन किया होगा सर। शेष क्वेश्चन 25 में से x सही तो शेष गलत हुआ होगा, 25 माइनस x क्वेश्चन गलत हुआ होगा। जब सर एक क्वेश्चन सही होता है तो 4 मार्क मिलता है, तो 2 क्वेश्चन सही होगा तो 8 मार्क मिलेगा, 3 क्वेश्चन सही होगा तो 12 मार्क मिलेगा, x क्वेश्चन सही हुआ है तो 4 गुना x मार्क मिलना चाहिए उसको, इतना मार्क मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला था अगर गलत होगा तो सही में से मार्क भी काटा जाएगा, एक गलत के बदले 2 मार्क काटा जाता है, तो 2 गलत के बदले 4 मार्क काटा जाएगा, 3 गलत के बदले 6 मार्क काटा जाएगा। तो सर ये 25 माइनस x क्वेश्चन गलत हुआ, इतना गुना 2 मार्क काटा जाएगा। 25 माइनस x गुना 2, ये मार्क इसमें से माइनस करके उसको मिला होगा अंक, तो ये माइनस कर दिया हमने, दोनों माइनस करके उसको 70 अंक मिला है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करिएगा तो 4x माइनस 2 से गुना करिएगा 50, माइनस 2 से गुना करिएगा माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 70। ये जाकर उधर माइनस होगा, इधर हो जाएगा आपका सर जुटेगा 6x बराबर हो जाएगा 120, x बराबर हो जाएगा 20। यानी सर वो 20 क्वेश्चन सही किया होगा और 25 में से 20 जाएगा, 5 क्वेश्चन गलत किया होगा। तो 20 क्वेश्चन के बदले 20 चौके 80 मार्क मिलता, लेकिन 5 क्वेश्चन गलत हो गया तो 5 गुना 10 मार्क काटा गया, तो 80 में से 10 काट के बोला y का मान ज्ञात करिए यदि y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/5 बराबर 3 दिया। गौर करिएगा सर, हम लोगों से 60 नंबर में y का वैल्यू पूछा, y बराबर 1। देखिए y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/5 बराबर दिया है सर 3 हम लोगों को। एलसीएम हो जाएगा दोनों का 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 15, 5 से सर दोनों में गुना होगा तो 5y प्लस 5 होगा, प्लस 5 तिया 15, 3 से दोनों में गुना होगा, 3y प्लस 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा 3। ये देखिए इधर गुना होगा, 5y प्लस 3y इधर हो जाएगा सर 8y प्लस 6 5 11 बराबर ये इधर गुना होगा तो 45 हो जाएगा। 11 माइनस होगा 45 में से तो 8y बराबर हो जाएगा 34, y बराबर हो जाएगा सर 34/8। इसको हल करिएगा तो 4 दूना 8, 17 दूना 34, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। कहीं ना कहीं सर गलत हुआ हम लोगों का, एक बार फिर से देखिए, ये 3 5 15, 5y प्लस 5 हो जाएगा, और देखिए यहाँ 5 तिया 15 होता है और हम लोग 3 से गुना किए इसमें, 3y प्लस 6 हो जाएगा बराबर फिर 15 तिया 45 होता है, 6 5 11 और देखिए 5 3 8 हो जाएगा, 8y प्लस 11 बराबर हो जाएगा 45। तो देखिए अब यहाँ 17/2 आ गया,
17 सॉरी 4 2 चौका 8, 17/4 हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो 4 चौका 16, 1 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 4.25। ठीक, आइए 61 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। सवाल सुनिएगा, जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। उसके द्वारा भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। बोला भाषा में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। तो जैसा गौर करिए सर, जेम्स के द्वारा 3 विषयों का औसत दिया है। बोला जब भाषा का औसत भी, भाषा का अंक भी ऐड कर दिया जाता है तो औसत में कमी हो जाती है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, भाषा में कितना अंक मिला है, जैसा गौर करिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिया है जेम्स, गणित, विज्ञान और इतिहास। गणित, विज्ञान और इतिहास, ये 3 सब्जेक्टों का औसत मार्क है, उसका एवरेज है 89। बोला जब भाषा का भी मार्क ऐड कर दिया जाता है तो औसत हो जाता है 88.25 हो जाता है, तब एवरेज हो जाता है 88.25। तो क्वेश्चन बोला भाषा में कितना अंक मिला है। देखिए सर, एवरेज मतलब होता है पर बड़े। जब ये तीनों सब्जेक्टों का औसत मार्क 89 दिया है, यानी पर सब्जेक्ट में 89 के इक्विवेलेंट है। और जब 4 सब्जेक्टों का औसत निकाला 88.25, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 88.25, 88.25, 88.25, 88.25 आया है इक्विवेलेंट, जैसा गौर करिएगा। तो बोला भाषा में कितना, अगर सर चारों के टोटल मार्क में से तीनों सब्जेक्ट का टोटल मार्क घटा देंगे तो भाषा में कितना अंक मिला होगा पता चल जाएगा। तो जैसा गौर करिएगा, भाषा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो चारों का टोटल पर बॉडी होता है एवरेज, मतलब पर बॉडी मतलब भाषा में भी, इतिहास में भी, विज्ञान में भी, गणित में भी 88, प्रत्येक में 88.25, तो टोटल कितना हो जाएगा 88.25 गुना हो जाएगा 4। इसमें से माइनस करेंगे सर हम लोग 3 सब्जेक्ट में टोटल आए मार्क को, तो 89 गुना हो जाएगा 3। जब इसको सर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 86 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने में खड़ी है। बोला है अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो अंकिता के द्वारा तय की गई टोटल दूरी ज्ञात करें। जैसा गौर करिएगा, यहाँ सवाल क्या बोला है 62 नंबर का। बोला है यहाँ पे एक आयताकार खेत है, ये देखिए जरा सा सर, ये आयताकार खेत बना दिया हमने और बोला लंबाई 40 मीटर है, लंबाई दिया हम लोगों को 40 मीटर और चौड़ाई दिया हम लोगों को 30 मीटर। मान लीजिए अंकिता यहाँ पर खड़ी है, बोला केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और फिर वापस अपने बिंदु पर आ जाती है प्रारंभिक पर। तो यहां से यहां गई विकर्ण के थ्रू और फिर यहां से रिटर्न आ गई यहाँ पर, तो बोला कितना दूरी तय की गई होगा। तो सबसे पहले सर हम लोग विकर्ण निकालेंगे। जैसा गौर करिएगा, विकर्ण की लंबाई हो जाएगा, विकर्ण बराबर होता है आयत में रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900, 16 9 25 का वर्गमूल हो जाता है 50। तो पता चल गया सर विकर्ण की लंबाई 50 मीटर है, यानी जाने में वो 50 मीटर दूरी तय की होगी, वहां से फिर रिटर्न प्रारंभिक बिंदु पर आई तो फिर 50 मीटर दूरी तय की होगी। तो टोटल कितना दूरी हो गया, तो टोटल दूरी हो जाएगा सर यहाँ पे 50 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 100 मीटर आंसर। ठीक है। 63 नंबर का बोला 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। बोला एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, छोटी संख्या ज्ञात करें। जरा सा गौर करें, 2 धनात्मक संख्या को हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, तो 2 धनात्मक पहली संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी संख्या को हम लोगों ने y मान लिया। क्वेश्चन बोला दोनों का गुणनफल 375 है, यानी सर ये x गुना y ये भी दोनों का गुणनफल है, और बोला क्वेश्चन दोनों का गुणनफल 375 है, मतलब 375 के बराबर है गुणनफल। आगे बोला एक संख्या में दूसरी से भागा दिया जाता है तो 5/3 आता है। तो एक संख्या में, यानी एक संख्या में
दूसरा से भागा दिया जाता है तो 5/3 बचता है। भागा देने के बाद परिणाम 5/3 आता है, मतलब 5/3 के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए छोटी संख्या कौन होगी, क्योंकि सर यहां से तो हमको देख के पता चलेगा नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसके लिए हमको दोनों x और y दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो जरा सा गौर करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, y उधर गुना हो जाएगा तो 5y/3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 5y/3 गुना हो जाएगा y बराबर 375। 5 से कटवाइएगा इसको, 5 7 35, 5 5 25, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22। तो सर y का वैल्यू निकालिए, वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल यानी 15। y का वैल्यू 15 निकल गया, y का वैल्यू यहाँ रख दे 15 5 75/3, यानी सर x का वैल्यू हो जाएगा 25। बोला छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या 15। सवाल सुनिएगा, बोला 64 नंबर सवाल है। बोला निम्न में से एकदम अलग भिन्न कौन है, यानी सर निम्न में से कौन सा भिन्न है जो एकदम अलग है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन एकदम अलग है। तो देखिए सर 64 नंबर का सवाल है 15/20, आगे दिया है 48/60, आगे दिया हम लोगों को 21/28, आगे दिया हम लोगों को 75/100। तो बोला इसमें से कौन एकदम अलग है। तो जैसा गौर करिएगा सर, जब आप इसको 15 में 20 से भागा दीजिएगा तो 0.75 आएगा, और 48 में 60 से भागा दीजिएगा तो 0.80 आएगा, और 21 में 28 से भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.75, और ये भी आ जाएगा 0.75। तो सर एकदम अलग भिन्न कौन है, तो ये हो जाएगा 48/60 आंसर। 65 नंबर का सवाल सुनिए। सवाल है कि एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच बांटा गया। उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया खर्च, अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपया है, तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाए। तो जरा सा गौर करिएगा सर, एक मशीन बनाना है इसको। आप तो जानते हैं कि मशीन बनाने में बहुत सारा खर्च लगता है। पहला है तो इसमें जो सामान लगता है, सामान मतलब सामग्री जो लगता है उस पे खर्च होता है। उसके बाद आपका श्रम लगता है, जिसमें बनाने में मजदूर लगता है, उस पे खर्च होता है। और कुछ अतिरिक्त खर्च होता है, जैसे कि आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए बस किराया, ट्रक किराया, ये सब अतिरिक्त खर्च हो गया। तो वही बोला कि इस पे 3 प्रकार का खर्च आया है। पहला तो श्रम खर्च, सामग्री खर्च, दूसरा अतिरिक्त खर्च, 3 खर्च है। तो देखिए जरा सा यहाँ पे 65 नंबर का सवाल, यहाँ पे बोला है सामग्री और श्रम और अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च, ये 3 खर्च है, और 3 खर्च का अनुपात दिया है 5:3:1। देखिए सर, जब अनुपात में दिया है तो कोई एक वेरिएबल लगाना पड़ता है श्रम में, x। अब यहां बोला कि अतिरिक्त खर्च 1,49,500 हुआ सर। अनुपात में देखिए अतिरिक्त खर्च कितना हुआ, 1x। अनुपात में अतिरिक्त खर्च 1x हुआ, लेकिन रुपया के रूप में अतिरिक्त खर्च 1,49,500 है। ये भी 1,49,500 भी अतिरिक्त खर्च को दर्शाता है, और 1x भी अतिरिक्त खर्च को दर्शाता है, यानी x का वैल्यू 1,49,500 आया सर। तो पूछा हम लोगों से टोटल खर्च कितना हुआ, तो सर ये सारे डाटाओं को जोड़िएगा तो टोटल खर्च निकलेगा। 5x सामग्री पर, 3x श्रम पे और 1x अतिरिक्त पे। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च बराबर हो जाएगा 5 3 8 1 9x। x का वैल्यू दिया है सर हम लोगों को, यहां पे कर देंगे 9 गुना 1,49,500 रुपया। तो जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 7 लाख। आप देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शायद। गुना कर ही लेते हैं हम लोग, 0 0। देखिए 9 5 45, 9 9 81, 81 4 85 होता है, 9 चौके 36, 36 8 होता है 44, 9 एकम 9, 9 4 हो जाता है 13। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 13,45,500 आंसर हो जाएगा।
देखिए 66 से लेके 68 तक हम लोगों को नीचे दिए गए ग्राफ को देखकर आंसर देना है। सवाल है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका विद्यार्थी की संख्या दर्शाती है जिनके प्राप्तांक विभिन्न श्रेणी रेंज के अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए जरा सा सर, ऊपर वाला जो देखिए घर है वो 0 से लेके 10 तक कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किया है। 0 मार्क से 10 मार्क के बीच कितना विद्यार्थी है, तो 5 विद्यार्थी है। 11 मार्क से 20 मार्क तक कितना विद्यार्थी है, 9 विद्यार्थी है। 21 मार्क से 30 मार्क तक कितना विद्यार्थी अंक लाया है, 16। 31 से 40 तक कितना विद्यार्थी अंक लाया है, 22 ऐसे विद्यार्थी है जिसका मार्क 31 से 40 के बीच में ही है। अगला देखिए 41 से 40 तक में, 41 से 50 तक में टोटल कितने विद्यार्थी हैं जो 41 से 50 तक में बीच में मार्क आया है, ऐसे 26 विद्यार्थी हैं। 51 से 56 तक में कितना विद्यार्थी है जिसका मार्क 51 से 60 तक आया है, ऐसा 18 विद्यार्थी है। और 61 से 70 तक मार्क लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 11 विद्यार्थी। 11 ऐसा विद्यार्थी है जिसका मार्क जो है 61 से और 70 के बीच में ही होगा। और देखिए 6 विद्यार्थी ऐसा है जिसका मार्क 71 से 80 के बीच में ही होगा। और 4 विद्यार्थी ऐसा है जिसका मार्क 81 से 90 के बीच में ही होगा। और 3 विद्यार्थी ऐसा है जिसका मार्क 91 से 100 के बीच में ही होगा। देखिए सर, पहला 66 नंबर का सवाल क्या पूछा है, सवाल है कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यानी सर जैसे हम लोगों का इंटर और मैट्रिक में पास होने के लिए 30% मिनिमम अंक चाहिए, उसी प्रकार से इसके एग्जाम में पास होने के लिए 41% न्यूनतम चाहिए। यानी न्यूनतम 41% और 41 से आगे यानी बड़ा ज्यादा अंक जो भी लाया सब पास करेगा। यानी 41 से नीचे जिसका भी मार्क आया सब फेल करेगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। वही बोला अनुत्तीर्ण कितना विद्यार्थी हुआ, कितना प्रतिशत। तो सर पहले हम जानेंगे टोटल विद्यार्थी कितना। जैसा गौर करिएगा, टोटल विद्यार्थी हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 26 प्लस हो जाएगा 18 प्लस हो जाएगा 11 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। टोटल को जोड़िएगा तो 120 विद्यार्थी है। टोटल 120 विद्यार्थी है। अब क्वेश्चन बोला है कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 41 से ऊपर वाला सब पास किया होगा। तो देखिए 41 से 50 यानी 26 से ऊपर सब पास किया होगा। देखिए 40 से नीचे वाला सब फेल किया होगा। देखिए यानी 40 तक, तो देखिए फेल विद्यार्थी, फेल स्टूडेंट हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 22। इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए 6 2 8 8 9 17 हो जाएगा, 17 5 हो जाएगा आपका 22। और देखिए 2 1 3 2 5 यानी 52 विद्यार्थी फेल किया होगा। सर बोला कितना प्रतिशत फेल किया, तो फेल प्रतिशत पूछा है। जैसा गौर करिएगा, फेल गुना 100 बटे टोटल जितना विद्यार्थी एग्जाम दिया, तो 120 विद्यार्थी एग्जाम दिया। तो इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 43%। आंसर हो जाएगा 43% हो जाएगा। ठीक है। 67 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल हो जाएगा कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। बोला कितना प्रतिशत विद्यार्थी, प्रतिशत में पूछा 80 से ज्यादा अंक प्राप्त किया। तो देखिए सर 80 से ज्यादा मतलब 81 से 100 तक में कितना विद्यार्थी है, तो यहाँ पे 4 और 7 यानी टोटल कितना 80 से ज्यादा अंक वाला विद्यार्थी, ज्यादा अंक वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा। यहां पर देखिए जरा सा, 4 प्लस 3 यानी 7 विद्यार्थी ऐसा है जिसको 80 से ज्यादा अंक मिला है। बोला उसका प्रतिशत कितना है। हाँ, तो 7 विद्यार्थी ऐसा है जिसको 80 से ज्यादा मिला। 7 विद्यार्थी 80 से ज्यादा, कितना विद्यार्थी में 120 में, तो 80% से ज्यादा वाला, 80% से ज्यादा वाला, तो इसीलिए 100 में कितना। जब आप इसको हल कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 5.8% हो जाएगा। ठीक है। 68 नंबर का बोला उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70% के बीच अंक प्राप्त किया।
41%। देखिए सर टोटल एग्जाम 100 मार्क का हुआ। कैसा आपको कैसे पता चला? क्योंकि देखिए मार्क लास्ट मैक्सिमम अंक जो है 100 तक ही दिया, इसलिए 100 मार्कों का एग्जाम हुआ है। अब बोला कि 41 से 70% के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए 41 मतलब 41 से 70 के बीच में, तो 41 से लेके आप 70 तक जाइएगा तो 26, 18, 11 टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 26 प्लस 18 प्लस 11 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 8 6 14, 1 15 हो जाएगा। 2 2 4 1 2 2, देखिए 8 1 9 सॉरी 8 1 9 9 6 15 होगा। 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा। यानी सर 55 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको 41 से 70% के बीच मार्क मिला। बोला कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में निकालना है तो 55 विद्यार्थी हैं जो 41 से 70 के बीच में है। कितना विद्यार्थी में? टोटल 120 विद्यार्थी में, इसलिए 100 में कितना? तो इसको सर आप लोग हल कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 45.8% आंसर हो जाएगा। ये 67 नंबर का सवाल था। तो चलिए सुनिएगा 69 नंबर का सवाल। बोला एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% वृद्धि हो जाती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपया हो तो 2 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए ये भी वर्तमान मूल्य दिया है हम लोगों को 60 लाख रुपया। गौर करिएगा जरा सा, वर्तमान मूल्य बराबर दिया हम लोगों को 60 लाख रुपया और बोला है 15% के दर से वृद्धि हो रहा है प्रत्येक वर्ष। तो 2 वर्षों के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए अभी जो भी मूल्य है सर वो अपने आप में 100% है। अभी जो ये 60 लाख मूल्य है ये अपने आप में 100% है। तो 100% प्रत्येक वर्ष 15% बढ़ता है, तो अभी 100 है तो अगला वर्ष कितना हो जाएगा? तो 100 में 15 बढ़ जाएगा, यानी अगला वर्ष मूल्य हो जाएगा इसका 115%। फिर बोला 2 वर्षों के बाद, तो फिर अगले वर्ष जो मूल्य होगा वो अपने आप में फिर 100% होगा। फिर अगला एक वर्ष में 15% बढ़ेगा, यानी इस मूल्य का 115% फिर हो जाएगा। इस मूल्य का 115% हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा परसेंट उड़ा के तो आंसर हो जाएगा 7935000000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में 10 नंबर का सवाल बोला 0.000825 भागा 0.05 का वैल्यू कितना होगा? तो 70 नंबर का सवाल है 0.000825 और बट्टा में दिया हम लोगों को 0.05। तो सर पॉइंट उड़ा के ऊपर डबल जीरो आएगा, यहां से पॉइंट उड़ेगा नीचे 60 आएगा। जब इसको हल कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.0165 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में पढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल सुनिएगा। बोला cos थीटा गुना tan थीटा भागा cos थीटा का वैल्यू कितना होगा? जरा सा गौर करिएगा। 71 नंबर का सवाल है cosec थीटा गुना है tan थीटा भागा है cos थीटा। गौर करिएगा जरा सा सर, cos थीटा का मान होता है 1/sin थीटा गुना tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। भागा को गुना में कन्वर्ट करिएगा तो ये पलट जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा कटेगा, आंसर आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आगे a टू दी पावर -2 -1 भागा a स्क्वायर -1 का वैल्यू कितना होगा? तो जरा सा गौर करिएगा 72 नंबर का सवाल। a टू दी पावर -2 -1 भागा है, सर इसको कोष्ट लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, तो सही कर लीजिएगा आप लोग। a स्क्वायर -1, देखिए पावर जब माइनस में हो अगर उसको प्लस करना तो 1/a स्क्वायर लिखना पड़ेगा। -1 भागा, देखिए जरा सा a स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा a स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 - a स्क्वायर। देखिए ये गुना में इसको लाइएगा तो सर भागा को गुना में कन्वर्ट कर पलट जाएगा, 1/a स्क्वायर -1 हो जाएगा। यहां से जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर -1 बटे a स्क्वायर गुना हो जाएगा 1/a स्क्वायर -1। a स्क्वायर -1 कटेगा तो -1/a स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।